हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अहमद नकवी। और 1994 में क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवी पल्प फिक्शन निकली थी, अगर आपने देखी हो। तो उसमें एक किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम था विंस्टन वुल्फ, द वुल्फ उसे कहते हैं। और उसका तारुफ ये कराते हैं कि आपका कोई भी मसला हो, जैसे इस जो मूवी का सीन होता है कि बंदा उनसे गलती से मर गया होता है, उसे डिस्पोज कैसे करें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप द वुल्फ को कॉल करें। पीएसएल के द वुल्फ पाकिस्तान क्रिकेट के आधे खिलाड़ियों के बेस्ट फ्रेंड और इस मुल्क के सुनहरे लौंडे इमरान अहमद खान आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमें इस मुबारक दिन पे। Thank you, Emma. Thank you for having me, and thank you for that very lovely introduction. मेरी जिंदगी अ, का ख्वाब था कि मैं बट्टा फास्ट पे आऊं, लेकिन बस एक कैवियट है उसमें कि मेरे दिमाग में ये बट्टा फास्ट है, बट्टा फास्ट नहीं है। तो हाँ, pleased to be here on another episode of बट्टा फास्ट। या और मतलब आई आल्सो एम प्लीज्ड कि ये पहली दफा आपने ये बात की, और इट्स नॉट लाइक कि हर दफा मेरा दिमाग खाते हैं इस कभी भी नहीं, इम्पोर्टेंट पे। बट इससे पहले आज कभी भी नहीं। तो नाज़रीन, आज हमारा जो, या अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हैं तो सामईन, आज जो मकसद था इस एपिसोड का, अनकरीब पीएसएल ड्राफ्ट आने वाला है। और उसके अलावा एक दो पीएसएल में बड़ी ट्रेड्स भी हुई हैं, जिस पे जो हम लोग जो थोड़े थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं और पुराने क्रिकेट के फैंस हैं, तो शायद थोड़ी हैरानगी हुई थी कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और लग रहा था कि लोग सोग मना रहे होंगे, मगर नहीं। जैसे ही नसीम की ट्रेड की बातें शुरू हुई तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जो हमारे शायकीन हैं, वो फौरन उनकी तवज्जो इसकी तरफ आ चुकी थी। तो इसीलिए इमरान को दावत देने का मकसद यही था कि आज जो मुझ जैसे फैंस हैं जिनको ड्राफ्ट नहीं समझ आता ज़्यादा, देयर इज नो वन बेटर प्लेस टू एक्सप्लेन द ड्राफ्ट फॉर अस। तो इमरान, शुरू करते हैं। मतलब आई थिंक ऑल ऑफ अस रियलाइज कि ओके, एक पिक ऑर्डर होता है, प्लेयर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में होते हैं, यहाँ तक तो हमें समझ आता है। बट उससे आगे जब एक टीम ड्राफ्ट कर रही है तो व्हाट डज इट हैव टू कीप इन माइंड? थैंक यू एमर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान तरीन अल्फाज में इन बातों को समझा सकूं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। देखिए, हाँ, पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट सिस्टम में दो चीज़ें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। you've got to have a certain number of foreign players in your squad, and you've got to have a certain number of local players in your squad. फॉरेन प्लेयर्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि आप ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते कि यार आज मैं एक फॉरेन प्लेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले साल ये मुझे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, फॉर वेरियस रीजंस, राइट। उसकी नेशनल टीम की कमिटमेंट्स, उसकी इंजरी की देखभाल जो आपके कंट्रोल में नहीं है एज अ फ्रेंचाइज इन द हाँ, पीएसएल। और जस्ट द फैक्ट कि वो शायद ना खेलना चाहे पीएसएल, वो वेट करना चाहे, अपने वर्कलोड को मैनेज करना चाहे। हालांकि जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो क्योंकि फुली अवेलेबल होते हैं, तो उनकी बारी ये वाली प्रॉब्लम टीम्स को फेस नहीं करनी पड़ती, विच मीन्स कि आपने ड्राफ्ट में इस तरह से जाना है कि आपने अपनी लोकल कोर को प्रोटेक्ट करना है ईयर ऑन ईयर। एंड दिस इज समथिंग जिसकी मैं सबसे अच्छी मिसाल दे सकता हूँ लाहौर कलंदर्स की। द हम्म, फर्स्ट 4 years they struggled because they didn't have a strong local core, but the moment they got their local core right, in the shape of Fakhr Zaman, Shaheen Shah Afridi, Mohammad Hafiz, हारिस रऊफ, फिर जमान खान आए, अब्दुल्ला शफीक आए। तो जब उनकी लोकल कोर इतनी स्ट्रांग हो गई, फिर वो फॉरेन प्लेयर प्लग इन प्लग आउट करने में उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, which is what helped the Qalandars win 2 back-to-back championships. तो अगर मैं आपके लिए इसको मजीद ब्रेक डाउन करूं, पीएसएल के रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि ड्राफ्ट में जो पहली 9 बारियां होती हैं, प्लैटिनम की 3, डायमंड की 3 और गोल्ड की 3, उसमें आपको कम अज कम 3 फॉरेन प्लेयर्स को पिक करना होता है अपनी स्क्वाड में। सो हाउ यू मैनेज दैट। ऑल्सो द अदर थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट इज कि आपके इख्तियार में बतौर फ्रेंचाइज ये बात नहीं है कि किस साल पीएसएल में कौन से फॉरेन प्लेयर्स आएंगे। सो वो प्लैटिनम लेवल का फॉरेन प्लेयर ए होगा या बी होगा, यू विल ओनली गेट टू नो क्लोजर टू द ड्राफ्ट डेट, जब प्लेयर पूल पीसीबी ऑफिशियली रिलीज करती है।
तो इस किस्म की चीजें इन प्ले होती हैं for franchises, which obviously play a massive role in how they strategize for any player draft. तो यहीं पे मेरा दूसरा सवाल उठता है कि ये जो तुम बात कर रहे हो कि प्लैटिनम में कौन आएगा, तो यानी कि कैटेगरीज का अगर थोड़ा सा समझाओ आप, कि जहां तक मुझे समझ आता है कि अच्छा प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर इस ब्रैकेट के पैसे कमाए, दी एंड यू नो लाइक फिर उसके जो लोअर ब्रैकेट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक डिफरेंट ब्रैकेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये डिसीजन लीग ले रहा है कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में आता है? फॉरेन प्लेयर्स खुद रजिस्टर करते हैं अपने आप को, लेकिन एक डिग्री ऑफ कंट्रोल पीसीबी को इसमें रखना होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, बैक व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर दिस, ऑब्वियसली देयर वर न्यूमरस केसेस जहाँ पे किसी प्लेयर ने अपने आप को निचली कैटेगरी में रजिस्टर कराने की कोशिश की और हमने कहा हो कि नहीं, वी फील योर वैल्यू इन द लीग इज एट दिस लेवल, तो आप इसको रिविजिट कीजिए। और उसकी मैं आपको ना रीजन भी बता देता हूँ। हाँ। Just in terms of the optics, it doesn't look great. आज ही मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी लोकल प्लेयर लिस्ट में प्लेयर्स लाइक नौमान अली एंड इमरान बट एंड ताबिश खान, who are not known white ball cricketers, वो गोल्ड कैटेगरी में। बट इसी साल के रोस्टर में लाहौर कलंदर्स के राशिद खान सिल्वर में रिटेन हो रहे हैं। And I think just in terms of the optics, it just doesn't look right. So I think एक degree of control league को exercise करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं किया, but players की, जब foreign players की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी registration में league has to play a certain role in managing that. जहाँ तक लोकल प्लेयर्स की बात होती है, तो ये पूरा इख्तियार मिलता है पीसीबी को टू अल्टीमेटली डिसाइड कि किस लोकल खिलाड़ी की कौन सी कैटेगरी होगी। ठीक है। मुख्तलिफ सालों में इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए हैं। शुरू के सालों में सिलेक्शन कमेटी को ये टास्क दिया जाता था कि वो डिसाइड करें। उसके बाद एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें फ्रेंचाइजेस को ये राइट दिया गया कि दे वुड वोट, and based on their voting, PCB will then review those votes. And if ठीक the है। PCB felt कि franchises की voting ठीक नहीं थी, तो they could always step in and say कि जी फलाने player की हम category change कर रहे हैं। या अगर voting ठीक। जो है वो ऊपर player को लेकर जा रही है, तो PCB had the right to bring that player down to a lower category. Ultimately, very simply put, foreign players decide their own category, but the league has to put its foot down and control that at some stage. And local players, the PCB does it in consultation with the franchises, but the PCB has the final say when it comes to local players. तो उम्मीद है अभी तक कि ना ही सिर्फ बड़े क्लैरिटी के साथ इमरान बात कर रहे हैं, मगर इनकी आवाज़ भी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान के अंदर कोई शहद और चॉकलेट कैरेमल जो है वो बस डाल रहा है। कि क्या क्या आपकी माशाल्लाह इमरान खूबसूरत आवाज़ है। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़े कपड़े कम पहने ताकि हमारी भी व्यू काउंट बढ़े। आपने 2-3 लेयर्स पहनी है, आई एम श्योर घर पे हीटर होगा। तो ये देखिए, आप अपने भाई की भी व्यू काउंट का सोचिए। मगर मुझे मैं लगता है अहमद, आप उस्मान समीउद्दीन को बहुत मिस कर रहे हैं आज। यार देखिए, मेरे उस्मान जो है ना मुझे अलग से पुरजोर भेज इसरार के बावजूद उस्मान समीउद्दीन इस शो पर नहीं आए। बिल्कुल, बिल्कुल। उस्मान जो है आपको जानते हैं कि वो ना ही सिर्फ़ मतलब अहमद नकवी से लेके माजिद भट्टी तक जो टॉप टू बॉटम जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सबके साथ उनकी यारी है। और आज हम उन्हें वही मिस कर रहे हैं ज़रूर। मगर सवाल ये है कि व्हाई वुड राशिद खान एग्री टू अ लोअर कैटेगरी? एंड और जो इस पे अगर आई वुड स्पेकुलेट तो ये भी है कि यू नो फॉर अ प्लेयर हू इज़ डेवलप्ड अ रिलेशनशिप, जैसे आई थिंक राशिद खान काफ़ी सालों से लाहौर कलंदर के साथ है। तो आपकी एक डिज़ायर होगी भी कि जैसे अमेरिकन स्पोर्ट्स में अक्सर ये आपको जहाँ पे कैप्स होती हैं सिमिलर टू पीएसएल के, एक महदूद सैलरी बैंड के अंदर आपको अपने सारे प्लेयर साइन करने हैं। सो होता है कि बड़े-बड़े प्लेयर्स अक्सर एक लोअर लेवल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ताकि टीम और अच्छे खिलाड़ी पिक कर सके। बट इन योर एक्सपीरियंस, हाउ आर टीम्स इंसेंटिवाइजिंग अ प्लेयर लाइक राशिद खान टू साइन अप फॉर अ लोअर इनकम? I think Rashid Khan this series is a different example because सही है, from what I know, he will not be able to play the PSL this season. और ठीक है, क्योंकि वो नहीं खेल पाएंगे, तो उनकी retention कलंदर्स के लिए important है for the next season. So it's important to have him on the roster. How सही this है। impacts the PSL for me though is कि एक platinum level का player अगर platinum category में retain होता है,
तो उसकी रिप्लेसमेंट लेने के लिए आपको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जाना पड़ता है. Whereas right now with Rashid Khan registered in silver, you are going to potentially get an extra pick in the platinum round, which will be during the first 6 picks at this year's player draft. So I think that's a challenge for the league to identify एक and ये तुमने एक नया एंगल डाला है, बल्कि इनफैक्ट मैं और इमरान साथ काफ़ी 3-4 पीएसएल्स में काम कर चुके होते हैं, और यूजुअली आई वाज हैंडलिंग सोशल मीडिया, और इमरान ईमेल भेजता था कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में ये है, इसकी पोस्ट बना दो, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट क्या था और कैसा था. इट वाज क्लियरली इंपॉर्टेंट, आई मेड दोस पोस्ट, बट ये थोड़ा सा, अब तुमने, लेट्स स्टिक विद राशिद खान, राइट? तो अब जो तुमने बताया कि ठीक है, इस साल वो Mhm. अवेलेबल नहीं है, उनको अगले साल उसे रखना है, तो उन्होंने उसको एक लोअर कैटेगरी पे रख लिया. दैट हैज एन इम्पैक्ट, वहां तक तो समझ आ गया कि उन्हें पिक मिलती, बट रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट क्या है, एंड व्हेन डज इट कम इनटू प्ले? So replacement draft होता है once the main draft is done, closer to the start date of the PSL. Teams देखती हैं कि जी हमने 18 खिलाड़ी सिलेक्ट किए थे, उनमें से कुछ अनअवेलेबल हो गए फॉर XYZ रीजंस, और या तो वो अनअवेलेबिलिटी पहले से मालूम होती है या आपको ड्राफ्ट के बाद पता चलती है. सो फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ये होगी कि एक खिलाड़ी ड्राफ्ट के बाद इंजर हो गए हैं, आपको पहले नहीं पता था कि वो अनअवेलेबल हो गए. बट ऑन द फ्लिप साइड एक एग्जांपल ये कि आपने ड्राफ्ट में ऐसे खिलाड़ी को पिक किया जिसका आपको उस वक्त मालूम है, सॉरी, कि वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ड्यूरिंग द PSL, राइट? सो वो नोन अनअवेलेबिलिटी है. तो टीम्स ने एक मैकेनिज्म एग्री किया हुआ है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए कि यू मूव ऑन एन इंडेक्स ऑफ अननोन अनअवेलेबिलिटी टू नोन अनअवेलेबिलिटी. सो इफ ठीक देर है. आर टू टीम्स और दो टीम्स के एक कैटेगरी के अंदर दो खिलाड़ी हैं, एक जिनकी अनअवेलेबिलिटी पहले से मालूम थी और एक जिनकी अनअवेलेबिलिटी ड्राफ्ट के बाद मालूम हुई, तो जो अननोन अनअवेलेबिलिटी वाला खिलाड़ी है वो पहले रिप्लेस होगा. सही है. और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस टीम को नहीं मालूम था ड्राफ्ट के दौरान कि अनअवेलेबल होगा और पहली टीम को मालूम था कि खिलाड़ी अनअवेलेबल होगा. Which the ओके. example that we're using right now, and Rashid Khan is not the only example. इसमें और भी खिलाड़ी हैं. Most famously last year Tim David, जो कि hot commodity $1 million plus cricketer in franchise cricket थे, वो कलंदर्स के sorry मुल्तान सुल्तान्स के लिए गोल्ड कैटेगरी में रजिस्टर हुए when he was available for I think 4 games. तो वहां पे भी यही हुआ कि the fact that Tim David was in gold allowed Multan to then go for an extra pick in platinum. And I think जैसे मैं पहले बात कर रहा था, all that really हाँ, does is it allows you to have 4 platinum players on the roster without having but them go through the जो set pick order. सॉरी, सो बेसिकली जो आपकी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है, उसमें यू कैन ड्राफ्ट समबडी फ्रॉम द सेम कैटेगरी दैट द अनअवेलेबल प्लेयर इज फ्रॉम, या मतलब बिकॉज नाउ यू हैव मोर स्पेस इन प्लैटिनम, यू कैन हैव अ प्लैटिनम पिक? सो डिपेंड करता है किस कैटेगरी का खिलाड़ी रिप्लेस हो रहा है. अगर प्लैटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी रिप्लेस हो रहा है उसको आप किसी भी कैटेगरी के खिलाड़ी से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर डायमंड या गोल्ड का रिप्लेस हो रहा है, अब आप डायमंड के लिए प्लैटिनम का खिलाड़ी बतौर रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे, या ठीक है. गोल्ड के ठीक. लिए डायमंड और प्लैटिनम का खिलाड़ी बतौर रिप्लेसमेंट नहीं आएंगे. तो इट हैज टू बी द सेम कैटेगरी और कैटेगरीज बिलो द प्लेयर्स रजिस्टर्ड कैटेगरी, अब जिसमें सवाल है आप कि रिप्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं. तो टिम डेविड अगर नहीं खेलता है या राशिद खान नहीं खेलता है, तो यू कीप सेइंग कि उन्हें एक एक्स्ट्रा प्लैटिनम पिक मिलती है. ये कैसे हो रहा है जब जब वो बंदा? मैं टिम डेविड की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ. टिम डेविड की एग्जांपल ये कि टिम डेविड इन मोस्ट लीग्स वुड बी अ प्लैटिनम प्लेयर. वुड यू एग्री विद दैट? हाँ. ओके. सो उनको गोल्ड में रिटेन किया मुल्तान सुल्तान्स ने और इसकी प्ली ये बनाई गई कि वो 4 मैचेस के लिए अवेलेबल है. नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग इस तरह से काम करती है कि अगर एक प्लैटिनम लेवल का खिलाड़ी 10 में से 4 मैचेस के लिए अवेलेबल है तो उसको प्रो राटा बेसिस पे 4 मैचेस की पेमेंट मिलती है. अगर वो सही है. 10 के 10 मैचेस के लिए अवेलेबल है उसको पूरी पेमेंट मिलती है, राइट? दिस इज हाउ प्लेयर्स आर पेड. देयर आर innumerable examples of players who play for a short time period during the PSL or for any other team in different leagues, for example. तो उनको प्रो राटा पेमेंट होती है, उनको उनकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट नहीं होती अगर वो पूरे अवेलेबल नहीं होते. तो ये प्ली बनाकर टिम डेविड को गोल्ड में रिटेन किया गया. इसकी वजह से प्लैटिनम राउंड में आपकी वो रिटेंशन काउंट नहीं हुई और ठीक प्लैटिनम है. राउंड में आपने टिम डेविड की जगह
अहमद नकवी को सिलेक्ट कर लिया। तो आपको underpaid ड्राफ्ट for में ये एडवांटेज मिल गया, और ड्राफ्ट में एडवांटेज आपको अदरवाइज ना मिलता, क्योंकि अदरवाइज आप कहते टिम डेविड प्लैटिनम के खिलाड़ी हैं, वो प्लैटिनम में रिटेन हुए, आपके पास प्लैटिनम की पिक नहीं है, जब ड्राफ्ट खत्म हो जाएगा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में आप टिम डेविड की रिप्लेसमेंट पिक कर लीजिएगा। तो ये एक so मच coming टॉक्ड back to अबाउट इशू है जिसके बारे में आजकल बात हो रही है। जो सवाल मैं तुमसे वही पूछा था कि फिर आप मतलब आई थिंक जस्ट टू पुट मेरा जो इस पे ओपिनियन है कि जो आपके रूल्स होते हैं लीग्स वगैरह के, तो ऑब्वियसली जो जनरल मैनेजर्स हैं उसको क्रिएटिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? एंड आई एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें जो बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आप प्लेयर और उसके एजेंट को कन्विंस कर लें कि यार आप इस कैटेगरी में आ जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेयर कैन से कि नहीं मैं क्यों करूं, मुझे आप प्लैटिनम में ही रखो और और व्हाटएवर दे वांट टू गो अराउंड विद, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आल्सो वांट टू आस्क कि हाउ डू यू मेक दैट पिच टू द प्लेयर, हाउ डू यू गेट हिम ऑन बोर्ड फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली द प्लेयर जो है वो खुद एक कुर्बानी दे रहा है ताकि टीम को फायदा हो। I think Rashid की एग्जांपल पे मैं वापस आऊंगा. He has an excellent relationship with the Qalandars. या And I know this because the first PSL that he played, he was standing on the balcony. COVID था तो मैं नीचे खड़ा हुआ था. तो उसने मुझे तभी कह दिया, उसने कहा मैं जब भी खेलूंगा मैं इन्हीं के लिए खेलूंगा. And obviously he didn't mean it literally, but it was a show of his affection for how the Kalandars had welcomed him into their camp. And he's generally, gelled in with their team really well. अब तो राशिद की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि वो कलंदर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल गया है, and he loves the environment that they have, and full credit to the Kalandars for having built that environment. But my point is, the franchises, if they have a provision, they will make use of that provision in a manner that it suits them the best and helps them the best way possible for them to go on and win another championship, right? Which in this case helps the Kalandars. In Tim David's case, it helped Multan. Um, Alex बट हाउ Hales, Islamabad United. Colin Munro, Islamabad United. Hasaranga, Quetta Gladiators. So franchise तो वो देखेगी जो उनके लिए बेहतर है. यहाँ पे सिर्फ मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, और इसमें मैं किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, और या ऑप्टिक्स की बात ये है कि अगर मैं आज दुनिया के टॉप 10 T20 खिलाड़ियों के नाम लूंगा तो शायद मैं उसमें हसरंगा को भी डालूंगा, राशिद खान को भी डालूंगा. और अगर हम एक ऐसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पे इमरान बट एंड इमरान खान सीनियर एंड ताबिश खान आर इन अ हायर कैटेगरी देन राशिद खान फॉर वट एवर रीजन, खेलना इमरान खान सीनियर ने भी नहीं है, खेलना राशिद खान ने भी नहीं है, अब तो वो मुझे लगता है ऑप्टिकली इट डजंट लुक ओके टू मी. And also a universe where someone like a Hasaranga is in diamond, not in platinum, but you've got certain other foreign players in platinum. तो वो मुझे चीज नहीं ठीक लगती, और मुझे लगता है कि इसको revisit करना होगा. And I think I have a suggestion for this as well. Perhaps something that can be factored into discussions moving forward is कि जो right to match card है, वो extend कर दिया जाए by a year. In case a player is fully unavailable, you can release that player, but you can use your RTM on that player at the next draft. भाई तुम So ना that provides नया for you. हाँ, नया सोशल है तो आरटीएम पे हम आते हैं, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ अच्छा रहा कि चलो. राशिद खान और टिम डेविड क्यों मानेंगे, चलो तुमने कह दिया ना कि टीम का फायदा ये वो, ये क्यों मान रहे हैं? और एक तुमने कहा कि ऑब्वियसली उनकी अच्छा रिश्ता है, बट अदर देन दैट इज दैट द ओनली थिंग यू नीड टू कन्विंस अ प्लेयर? देखिए टिम डेविड के केस में मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा कि वो गोल्ड कैटेगरी में रजिस्टर्ड था, उसको कहा होगा कि तुम अगर प्लैटिनम में प्रो राटा पेमेंट लोगे तो वो भी उतनी बनेगी, और हम तुम्हें गोल्ड कैटेगरी में पूरी पेमेंट कर देंगे, वो भी उतनी पेमेंट बनेगी. तो प्लेयर या ने इकोनॉमिकली कुछ लूज आउट नहीं किया. राशिद सही खान है, के केस सही में राशिद खान इस सीजन अगर नहीं खेलते, सिरे से नहीं खेलते, so he has nothing to lose economically, है, financially, which is why it makes sense for these guys to say, okay, I've got a great relationship with you and I want to help you guys. And I'll do anything and everything in my control to help you guys. So इस चीज पे जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो फ्रेंचाइजेस को जाता है कि या उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड. या तो अब जो तुमने ये इस्तेमाल किया राइट टू मैच, ये क्या है और व्हेयर डज इट ओनली कम इनटू प्ले इन द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट और इज इट समथिंग दैट्स
देयर इन ऑल ड्राफ्ट और ये कितनी दफा इस्तेमाल हो सकता है etc. राइट टू मैच कार्ड हर फ्रेंचाइज को मिलता है एक एट एवरी ईयर्स ड्राफ्ट। ये मेरा ख्याल है 2 साल पहले पीएसएल ने इंट्रोड्यूस किया था। राइट टू मैच का मतलब ये है कि मैंने एक प्लेयर को रिलीज कर दिया इनटू द ड्राफ्ट पूल और मैं ड्राफ्ट में आया और किसी और टीम ने उस खिलाड़ी को पिक किया, तो मैं वहां पे एक प्ले कार्ड उठाऊंगा और मैं कहूंगा जी मैं अपना राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये खिलाड़ी जिसको इन्होंने पिक किया ये मेरे पास आ जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी मेरे रोस्टर पे था। और वो जो जिस टीम ने इस खिलाड़ी को पिक किया है वो टीम अब एक और खिलाड़ी को इस बारी पे पिक करेगी। इसकी एग्जांपल नसीम शाह, लास्ट ईयर आपको याद होगा क्वेटा ने रिलीज किया उनको, मुल्तान ने पिक किया ड्राफ्ट पे, पहला ही राउंड था प्लेटिनम का, और फौरन ही नदीम उमर भाई ने अपना राइट टू मैच कार्ड उठाया एंड नसीम वेंट बैक टू क्वेटा। तो तो ये राइट टू राइट टू मैच मैच कार्ड जो आप ड्राफ्ट प्रीवियस पे यूज कर सकते सीजन के रोस्टर पे था। हैं। हाँ, जो मेरे रोस्टर पे पिछले सीजन था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी टिम डेविड और राशिद खान की, ये इनकी कैटेगरी रजिस्ट्रेशन का इशू सिरे से ही रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप ये कहेंगे कि जी इस साल ये बंदा फुली अनअवेलेबल है, आप इसको रिटेन ना कीजिए। अगले साल अगर ये अवेलेबल हुआ आप इसको रिटेन कर लीजिएगा या आप इस पर राइट टू मैच कार्ड लगा दीजिएगा एट द ड्राफ्ट। सो टीम को ये कंफर्ट रहेगा कि यार आई विल नॉट लेट गो ऑफ अ हैरी ब्रूक or a Rashid Khan just because they're unavailable due to medical issues or because of national commitments that you know of prior to going into the main player draft. ठीक है, तो अब ये यहाँ तक हमने बात की है ड्राफ्टिंग और रिटेंशन की और रिप्लेसमेंट्स की। अब आते हैं ट्रेड्स की तरफ और मैं 2 सवाल इस पे करना चाहूँगा। एक कि हाल ही में नसीम शाह की ट्रेड हुई जिसका दैट हैड ऑल द हेडलाइंस एंड सो इफ यू कुड, आई डोंट नो तुम्हें कितनी तफसीलात पता है, आई डोंट नीड द मेजर डिटेल्स, बट इफ यू कैन ब्रेक डाउन लाइक व्हाट वाज एट प्ले। और दूसरा कि अभी तुम एक टीम के साथ मुंसलिक हो, बट लाइक व्हेन यू वर working in the PSL, what is a very memorable trade that was either shocking or exciting or whatever that you remember that you were part of, and maybe you could break that down for us. Yeah, so let's start with the Nasim Shah trade. परफेक्ट। सो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स होती हैं पीएसएल में। आप खिलाड़ी को खिलाड़ी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, खिलाड़ी को ड्राफ्ट की एक पिक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, खिलाड़ी को पैसे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या इन तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशंस बना के ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए अहमद कि कोई भी खिलाड़ी किसी टीम में रिटेन नहीं हो सकता जब तक उस फैसले में उसकी अपनी मर्जी शामिल ना हो। सो इन ठीक है, नसीम्स केस वेरी फेमसली नसीम वांटेड टू मूव आउट ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो उसने क्वेटा की मैनेजमेंट को ये बात बताई कि देखिए बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, पर मुझे एक नया चैलेंज चाहिए। फेयर गेम, उनका इख्तियार है, उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया। अब कोयटा के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो नसीम शाह को ड्राफ्ट में रिलीज कर दें, लेकिन दैट्स लाइक सेइंग कि मेरे पास एक बोइंग ट्रिपल सेवन asset ब्रांड न्यू एसेट खड़ा हुआ है और मैं उसको ऐसे ही दे दूं कि लोग आके ले जाएं उसको, मैं उसको बेचूं ना या उससे कुछ इन रिटर्न कमाऊं ना। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिर अपनी थिंकिंग हैट पहनी और उन्होंने कहा यार वी गॉट एन एसेट इन नसीम शाह, we don't want him going into the draft pool because that means we lose out on some degree of leverage, right? Which is नसीम शाह ने तो जाना ही जाना है, उसके एवज कुछ अच्छी चीज लेकर अपनी बेसिस कवर कर लो। So then starts this whole process of negotiations. Now everyone knows Nasim Shah wants to move to another team. So teams formally approach Quetta and they say, listen, we want to negotiate with you on Nasim. And Quetta says, okay, cool, we're okay with this negotiation. And then teams talk to Nasim. वहां पे obviously someone like Nasim Shah gets interest from all teams, right? तो बहुत सारी टीम्स ने बहुत सारा इंटरेस्ट शो किया, और अल्टीमेटली नसीम शाह का ट्रेड जो अक्रॉस द लाइन गया वो गया विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। नाउ इसमें ये कहना बहुत आसान है कि वो फलानी टीम में नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हो सकता है किसी एक ट्रेड में जल्मी और कोयटा का ट्रेड हो रहा है या कराची और कोयटा का ट्रेड हो रहा है, उसमें कोयटा को वो चीज नहीं मिल पा रही जो कोयटा को रिक्वायर्ड है। सो कोयटा के पास ये इख्तियार है कि वो अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रेड निगोशिएट करें और फिर वो जाएं उन खिलाड़ियों के पास जिनके ट्रेड की बात हो रही है, नसीम शाह बीइंग वन एग्जांपल, उनको जाके कहे नसीम आपने कहा था आपने ट्रेड होना है, वी स्ट्रक दिस डील विद फलानी टीम,
अब आप हमें बताएं, आर यू कंफर्टेबल गोइंग अहेड विद दिस ट्रेड? एंड देन नसीम हैज टू अग्री टू दैट ट्रेड एज वेल. सो ना सिर्फ खिलाड़ी को रिटेंशन पे एग्रीमेंट दिखाना जरूरी होता है, और खिलाड़ी को ट्रेड के वक्त भी अपनी कंसेंट देना जरूरी होता है. उसकी कंसेंट के बगैर वो ट्रेड नहीं हो सकता. So ये एक समरी थी of the Nasim Shah trade in the easiest possible terms. But if you've got a follow-up question, we can get tracking with more details on that. नहीं, तो आई थिंक दैट्स यूज़फुल. उसमें मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूँगा कि आपके पास ये जो रखा है कि प्लेयर ट्रेड रिक्वेस्ट, जिसको आई गेस अमेरिकन स्पोर्ट्स में कहते हैं, कि नसीम ने एक ट्रेड रिक्वेस्ट दी, राइट? अब उस पे तुम ये भी कह रहे हो कि व्हिच आई अगेन टू यूज़ एन अमेरिकन टर्म इट्स कॉल्ड अ नो ट्रेड क्लॉज, कि जी अगर मुझे क्वेटा को इस्लामाबाद ऑफर करता है व्हाटएवर दे वांट, बट नसीम इज लाइक नो आई डोंट वांट टू गो देयर, सो दैट ट्रेड विल नाउ कोलैप्स, राइट? And what are the options for both people at that point? Then Nasim has to play for Quetta, or what happens? So Nasim can either get released into the draft pool, right? Which Quetta, let's just take that option out, right? वो Quetta क्यों करेगा? Okay, तो आपके पास एक okay, अच्छा fair enough. खिलाड़ी है, कहता है मुझे नहीं खेलना, आपने उसके लिए एक अच्छी ट्रेड ढूंढी जो आपके लिए फायदा हो रहा है, वो कहता है मुझे उस टीम में भी नहीं जाना. What are your options then? So your options as Quetta then are negotiate a trade with another team where this guy will be comfortable going. Yeah. और उस ट्रेड में अगर आपको अपना लेवरेज मिल रहा है, वो लेवरेज ले लें और उस पर आमादा कर लें खिलाड़ी को. Failing which, you release him into the draft pool, because ultimately, if you're a list manager, you would never want to keep a player in your dressing room if the player himself doesn't want to be there, right? तो वो करना, ड्रैग करना होगा एक सिचुएशन को, आपके लिए भी, खिलाड़ी के लिए भी, और ओवरऑल टीम एनवायरनमेंट के लिए भी. तो यहाँ पे ऑप्शन तो होगी कि आप उसको जबरदस्ती रिटेन करने की बात कह दें कि मैं तुम्हें ड्राफ्ट में जाके दोबारा पिक कर लूंगा, आरटीएम लगा के तुम कुछ नहीं कर पाओगे. बट वो ऑप्शन लगाना शायद इतनी कोई yeah. feasible बात ना हो मेरे ख्याल में. I could be wrong, but that's what I feel. मैं जो इसको सोच रहा हूँ, इसको जो आई थिंक तुमने भी एक बार क्लैरिफाई किया, मैं भी फिर से करना चाहूंगा कि यहाँ पे आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग कि ये गलत तरीका, ये सही तरीका है, ये मॉरल है, ये मॉरल. और जहाँ पे इमरान तुमने ऑप्टिक्स की बात उठाई, आई एम ऑल्सो नॉट कंसर्न विद दैट, बिकॉज आई फील कि एक तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम, राइट? और जहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम है, तो उस पे जैसा कि तुमने भी कहा कि फ्रेंचाइज का काम है टू गेट फाइंड द बेस्ट डील. The league has to then deal with, like, the optics, the fallout, the consequences. तो एक और मेरा यही सवाल है कि let's say कि अच्छा जी मेरी franchise है and मैं नसीम के पास, so this is called tampering, right? Which is कि मैं नसीम के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि bro तू मेरी तरफ आ जा और मैं घटिया ट्रेड ऑफर करूंगा क्वेटा को, मगर तुम बाकी सबकी ट्रेड रिजेक्ट कर देना, and for whatever reason I convince नसीम, right? That वो मेरा काम है. और फिर this process goes. So is there a way to prevent tampering from happening? और I think टैम्परिंग के बगैर कहाँ होगी? तो हाँ. ये आपने एक बहुत अननेसेसरी कमेंट डाला है बीच में. मैं इस चीज को बिल्कुल भी कंडोन नहीं करता. खुदा बातें. बेहुदा बातें, एब्सोल्युटली. यार देखें, होना नहीं चाहिए कि किसी भी खिलाड़ी को कोई भी डायरेक्ट ऑफर की जाए. क्या ये होता है? नहीं होता है, मेरा ख्याल है होता होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑफर ऐसे कोई ऑफर नहीं करता कि वो एक लेटर लिखता है उसके पोस्टल एड्रेस पे कि भाई आपको हम ऑफर कर रहे हैं. ऑफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हो. आप बतौर लीग क्या कर सकते हैं? आप बतौर लीग खिलाड़ी को और फ्रेंचाइज को इस बात की आगाही दे सकते हैं कि देखिए ऐसा ना कीजिए, क्योंकि इफ यू डू दिस टुडे टू अनदर टीम, कल को यही चीज आपको, इट कम बैक टू बाइट यू इन द बैक साइड. तो ये है पहली चीज जो कि मुझे मालूम है पीएसएल ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस करती रही है, करती है इवन टुडे. कोड ऑफ कॉन्डक्ट वाइज क्या उसकी रिpercussions होंगी, वेदर इट बी अ फाइन और अ बैन, उसकी मुझे विजिबिलिटी इस मोमेंट पे नहीं है. ऑब्वियसली आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर मोर देन 2 years नाउ. बट आपको पता है there's precedent in other leagues where players wanting to get into such discussions outside of the framework laid down by the league were suspended, teams were Yeah. fined. And I think वो precedent is always hanging over the heads of franchises in the PSL as well. But the
big question mark for anyone is how do you prove something like this? Yes. ये कहना बहुत आसान है, मैंने बोला ना कि कोई लेटर नहीं लिखेगा किसी को उनके पोस्टल एड्रेस पे, किसी के थ्रू 3 लेयर्स 4 लेयर्स छोड़ के किसी ने कह दिया कि यार बाय द वे क्या प्लान है, तुम उधर आना चाहोगे? Yeah. तो उस किस्म की अप्रोचेस तो प्लेयर्स को होती होंगी, होती रहेंगी. यू कांट रियली रेगुलेट अगेंस्ट दोस, बट यू कैन जस्ट कीप ऑन रिमाइंडिंग टीम्स एंड हैमरिंग डाउन द मैसेज. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अगर लोगों को जिस किस्म में दिलचस्पी भी हो तो और लीग्स में इनफैक्ट अक्सर वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स उनके पास होती हैं वेयर वो आपके वर्क ईमेल्स, वर्क फोन्स को एज टेस्टिमनी, यू नो, दे कैन टेक देम ओवर एंड आस्क टू गो थ्रू ऑल योर ईमेल्स, ऑल योर मैसेजेस टू फाइंड एनी एविडेंस ऑफ टैम्परिंग. तो जो अगेन उस चीज को एनफोर्स करना खुद एक पॉलिटिकली और सोशली एक आसान चीज नहीं. एवरीवन हैज टू बी ऑन बोर्ड with giving the league that much power, and that in itself is an evolution. तो और आखिरी में इमरान, आई थिंक what जो मकसद मेरा यही था, which I think you've done beautifully, is that we kind of set this up as a primer to, you know, obviously there's a lot more complexity to the things we're talking about, but agar you next time you're hearing these things, you have a base idea of okay what's going on. So last thing man, I think कि जो मुझे, क्योंकि मैं इस ये जो मरहला है पीएसएल का, मेरी कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं रही है, so I could be wrong. I still feel Nasim is probably one of the biggest trades we've had. As I asked, is there a trade for you that was very memorable? Or secondly, with the Nasim trade, do we, and maybe पहले से ही चलता रहा और मैंने नहीं notice किया, but assuming that this is the one of the first blockbuster trades, do you think we'll see teams getting more proactive about कि अच्छा यार, I've tried 2 seasons with this domestic superstar, I don't think it's working, let me get like 5 picks for him, trade him, you know, उस किस्म की आपको, do you see that happen? So I think इस दफा ट्रेड विंडो आर्ग्यूबली पीएसएल की 8 साल हिस्ट्री में बेहतरीन ट्रेड विंडो थी, because there was a lot of suspense, Yeah. excellent social media game by all teams. मुल्तान सुल्तान्स आई थिंक बड़ी जबरदस्त रही उस लिहाज से. um, और इस दफा हुआ ये कि रिकैलिब्रेशन हुई है ऑफ लोकल एसेट्स. सो इफ्तिखार मूव कर गए कोयटा से मुल्तान, वसीम जूनियर चले गए इस्लामाबाद से कोयटा की टीम में, नसीम शाह चले गए इस्लामाबाद की टीम में. तो ये जो लोकल प्लेयर्स की एक रीसेट ऑफ सॉर्ट्स आपने देखी है, ये बहुत एक्साइटिंग है, और ये शायद इस डिग्री पे पहले नहीं देखी गई. जब भी इस किस्म की लोकल रिसोर्सेज की रीसेटिंग आएगी, वो सिचुएशन तब होगी जब आप देखेंगे कि एक फ्रेंचाइज के बहुत सारे खिलाड़ी एक ही कैटेगरी में नॉमिनेट हो जाए. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दफा had no other option but to trade Hassan Ali or release him, trade Asif Ali or release him, क्योंकि उनके पास डायमंड रोस्टर फुल था in the with the emergence of guys like Azam Khan and Wasim Junior and Fahim Ashraf. तो ये बड़ा जबरदस्त रहा. इस किस्म की ट्रेड विंडो मैंने पहले नहीं देखी. जो आपने बात की मेरे लिए मेमोरेबल ट्रेड, फनली इनफ बिफोर आई हैड रीजॉइंड the PCB, I was in Pakistan for a few days when I was studying in the US. तो मैं ट्विटर खोलता हूँ और ट्विटर पे मैं लाला की ट्वीट पढ़ता हूँ कि थैंक यू पेशावर ज़ल्मी फॉर, सॉरी नो, हाँ, थैंक यू पेशावर ज़ल्मी फॉर क्या कहते हैं, अ ग्रेट रन, एंड यू नो अब मेरे और आपके रास्ते जुदा हैं. दिस इज a month 2 months after PSL 2. पेशावर ज़ल्मी वो PSL जीती है, लाला का हाथ इंजर्ड था, वो स्लिंग पहन के और या हाथ पे पट्टी बांध के वो ट्रॉफी के साथ खड़े होते. तो मैं ये देखता हूँ कि यार ये ट्वीट आ गई है, मैं पीएसएल में अब आई वाज़न्ट वर्किंग इन द पीएसएल एनीमोर. तो मैंने ऐसे ही कहा कि ऐसे हो नहीं सकता. यू कांट arbitrarily announce a retention decision like this. It has to come through the league, blah blah blah. And then कुछ अरसे बाद आती है खबर कि he has been appointed as president या पता नहीं कुछ of Karachi Kings. I was studying in the US. तो मैं जब ज्वाइन करता हूँ सितंबर 2017 में, the first case that falls on my table is, all right, the announcements have been made by the respective parties. How do we now bring this under the ambit of the league through a legal trade? So मुझे वो reverse working करनी पड़ी with two very good gentlemen, Mohammad Akram at Zalmi and Tariq Wasi at Karachi Kings, who I respect a lot. So they were very kind enough to understand my position. Yeah, listen, this has fallen in my plate. You guys have done this already. You've gone ahead with the announcements, but there's been no formal trade, and we need to figure something out. So give up something in return for Shahid Afridi. So they figured something out, and then we released that officially.
So that's memorable not because I ended up managing that trade in the sense कि मैंने engineer नहीं किया था, but just in terms of putting it under a legal bracket or a legal umbrella. I think that is something that I will very fondly remember. उसके I अलावा think एक दफा कलंदर से सुनील नारायण मूव किए थे to हाँ, Quetta with Umar Akmal. That was also a big trade back then, I but think I कि जो might be तुमने forgetting. Sorry. कहा कि चाहे वो 90s में क्रिकेट और बैटिंग की क्या लिमिटेशंस हो, चाहे वो कोविड के रूल्स हो, चाहे पीएसएल के रूल्स हो, शाहिद आफरीदी एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ एंड अबव ऑल दीज थिंग्स. तो उसमें आई थिंक इज द परफेक्ट पर्सन टू बी इन दिस सिचुएशन. आई थिंक कि बड़ी like what I feel is कि that was the thing also कि जब PSL शुरू हुई थी तो you had somebody like Shahid Afridi who is a big name regardless of the PSL, right? But अब जो ये नसीम, वसीम, जूनियर, all these names that we're mentioning, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो PSL में ही इन्होंने अपना they made their introduction to cricket at large. That was when they became big names जहाँ पे उनके जो profile rise हुआ, like Azam, like Fahim, etc. इस generation के साथ now I feel there's a lot more interesting things because इनकी cricket has always been within the confines of the PSL, within the rules and stipulations जो PSL की चलती है. So I do think it is a very exciting time. Imran, this has been There's really, greater really awareness as well. Sorry, yes. no, So मैं खाली ये कह रहा था, there's greater awareness as well, right? These guys have grown up in a different environment, in the sense कि हाँ, इनको अपने rights का, इनको rules का बेहतर तरीके से मालूम है. And I have nothing but the greatest amounts of respect for someone like Lala, because Lala हमारी cricket के legend है. उस time पे शायद इतनी awareness नहीं थी. एक साल हुआ था league को start हुए हुए, तो rules and regulations शायद इतने बेहतर तरीके से laid down भी नहीं थे. So the खास league went through an evolutionary process. like no one was getting pissed off, right? Like the Yeah. It was all done in a very, very healthy manner. Everyone was happy. Everyone was backing each other. तो ऐसा नहीं था. And like I said, क्योंकि लीग एवोल्यूशनरी फेज में थी ना, तो ये चीज हर एक ने अपनी स्ट्राइड में ली और उन्होंने कहा ओके, हाउ डू वी फिगर दिस सिचुएशन आउट टुगेदर. तो वो उसी स्पिरिट में हुआ था. Imran, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I think this was really, I mean, I learned a lot, which may not be saying much, but I hope the rest of the audience has as well. इमरान और उस्मान के दरमियान जो fireworks है वो हम इस किस्त पे नहीं ला सके, but I promise you that I will bring that X-rated content to your screens very soon. But till then, Imran, thank you so much, and great to have you on the show. Thank you, thank you. Take care and all the best with the upcoming episodes of Vatta Fast. Thanks. Bye bye.